हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की थमी रफ्तार आबकारी नीतियों के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने किया चक्का जाम। दिल्ली सरकार ने लागू की नई एक्साइज पॉलिसी। दिल्ली के राज्यों में शुरू हुआ बच्चों का टीकाकरण। कई राज्यों से टीकाकरण की तस्वीरें आई सामने। 8 लाख से ज्यादा किए गए रजिस्ट्रेशन। कोरोना के संक्रमण के चलते राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी। शादी में 100 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल। 9 जनवरी तक 1 से 8वीं कक्षा के स्कूल हुए बंद। देश में बढ़ा कोरोना संक्रमण का कहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना की 34,000 केस। ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 1700 के पार। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में आज यानी 3 जनवरी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूकेंगे। केजरीवाल आज देहरादून के परेड ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का ये 6वां दौरा है। अरविंद केजरीवाल के देहरादून दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। अरविंद केजरीवाल के देहरादून दौरे से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की और 45 दिनों की चुनावी रणनीति भी बनाई। देश की राजधानी दिल्ली में आज से शुरू होने जा रहे दिल्ली विधानसभा के 2 दिन के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार से मुद्दों पर जवाब मांगेगा। वहीं सत्र के फिर से एक बार हंगामेदार होने के आसार हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार को आबकारी नीति के मुद्दे पर घेरेगा। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। हालांकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही बीतों दिनों दिल्ली एमसीडी की ओर से संचालित राजन बाबू टीबी अस्पताल की जर्जर इमारत को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति हो सकती है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ राज्य बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान अक्षरधाम मंदिर के पास लंबा जाम लग गया। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए पिछले साल नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू हो गई थी। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र संचालित होंगे, जहां से लोग अपनी पसंद की शराब खरीदने लगे थे। बीजेपी शुरुआत से इस नीति का विरोध कर रही थी। सोमवार सुबह राजधानी दिल्ली के अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा इस नीति का विरोध किया गया। दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे लक्ष्मी नगर, दिल्ली सचिवालय के आसपास बदरपुर, द्वारका में बीजेपी जमकर विरोध किया। नोएडा गेट से अक्षरधाम तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा, जिससे आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिविल अस्पताल का दौरा किया। इस अस्पताल में 15-18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा रही है। सीएम योगी ने फ्रंटलाइन के वर्करों से बात की, साथ ही अस्पताल का जायजा भी लिया। बाद में सीएम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। उनको वैक्सीन देने के लिए कहा गया है। आज से प्रदेश में 2150 केंद्रों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। लखनऊ में 29 केंद्र बनाए हैं, जहां 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में 18 साल से ऊपर के 20 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन की डोज दी गई है, जिसमें से 12 करोड़ 94 लाख 69,516 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई और 7 करोड़ 40 लाख 53,819 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पटना में 110 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सहित कुल 219 कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 84 सीनियर और जूनियर डॉक्टरों की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद कॉलेज से लेकर अस्पताल प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है।
गुजरात में आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सुबह स्कूल पहुंचे और बच्चों के टीकाकरण का जायजा भी लिया। उन्होंने बच्चों से सहज बातचीत भी की। बता दें कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र में सीधे टीकाकरण कराने वालों के लिए ऑफलाइन विकल्प भी है। बच्चों के टीकाकरण के लिए 7 जनवरी मेगा ड्राइव अहमदाबाद जिले के 9 तालुकों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण केंद्र स्थापित करके शेष बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। अभिभावकों को भी बच्चों को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि 9 तालुकों के अधिकांश बच्चे मेगा अभियान में शामिल होंगे। अपोलो अस्पताल के विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों को 15 साल से अधिक साल के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए लगाया जाएगा। टीके के भंडारण और बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए कोल्ड चेन का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। टीकाकरण प्रक्रिया का पालन विभिन्न प्रकार के संक्रमण नियंत्रण पर्थ की तरफ से किया जाएगा, जिसमें बुखार की जांच, शारीरिक दूरी, साथ ही स्वच्छता, मास्किंग और सभी लाभार्थियों का सुरक्षित इंजेक्शन शामिल है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल की भी शुरुआत ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है कि कहीं कोरोना फिर से प्रभावी ना हो जाए। इस साल आम लोगों के साथ साथ बड़ी हस्तियां भी इसकी शिकार हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने सोमवार की सुबह ये जानकारी दी है कि वो और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जॉन अब्राहम ने सोमवार सुबह सुबह अपने इंस्टाग्राम के जरिए एक स्टोरी लगाकर अपने फैंस को ये जानकारी दी कि वो कोरोना के शिकार हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, साथ ही साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। बॉलीवुड में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग काम के सिलसिले में इधर उधर घूमते रहते हैं। 2 दिन पहले ही जॉन की फिल्म बाटला हाउस में उनकी को स्टार रह चुकी मृणाल ठाकुर भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जानकारी देकर खुद को आइसोलेट कर लिया है। देश के अलग अलग कोनों में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगने का अभियान शुरू हो गया है, जिसमें गुजरात और यूपी से बच्चों को टीका लगने की तस्वीरें सामने आने लगी है। यूपी, दिल्ली और गुजरात में बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से टीकाकरण सेंटर्स की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज से बच्चों के टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और करीब 8 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल आया है। देश में पिछले 24 घंटे में 33,750 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर ओमिक्रॉन के केस की बात करें तो देश में अब तक 1700 मामले सामने आ चुके हैं। देश के राज्यों में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन केस रफ्तार पकड़ रहे हैं। राज्यों से रविवार देर रात तक मिली सूचनाओं के मुताबिक 28,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। इनमें अभी कई देशों के आंकड़े शामिल भी नहीं हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 11,877 केस मिले हैं, जबकि बंगाल में 6,153 मामले सामने आए हैं। मुंबई में 8,063 मामले मिले हैं, जो एक दिन पहले मिले मामलों में 27% ज्यादा है। दिल्ली में 194 नए मामले पाए गए हैं, जो एक दिन पहले के मुकाबले 17% ज्यादा है। गोवा में संक्रमण दर बढ़कर 10.7% हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 3,194 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना के कुल सक्रिय मामले अब 8,397 हो गए हैं, जिनमें से 307 मरीज अस्पतालों में भर्ती है। 94 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, जबकि 4 मरीज वेंटिलेटर पर है। राजस्थान में कोरोना केस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। जयपुर के अलावा अब दूसरे शहरों अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1% को पार कर गया है। 2 जनवरी को जयपुर के अलावा सिरोही, प्रतापगढ़, अजमेर, कोटा, जोधपुर में संक्रमण दर 1% से ज्यादा रही। 2 जनवरी को सबसे ज्यादा संक्रमण दर जयपुर में 3.45% रही। इस बार कोरोना का ट्रेंड थोड़ा उल्टा देखने को मिला है। दूसरी लहर में सीमावर्ती जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में केस पहले बढ़ने लगे थे। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी जगह कोरोना की संक्रमण दर अगर 3% से नीचे रहती है तो वो नियंत्रित मानी जाती है। इस नजरिए से जयपुर में अब संक्रमण नियंत्रण से बाहर माना जा रहा है। 2 जनवरी को जयपुर में 6,496 लोगों की जांच की गई, जिसमें 224 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पाबंदियां बढ़ाई जा सकती है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि बंद करने की अनुशंसा की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव भी मांगे हैं। साथ ही लोगों के हित की बात और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि आपकी सरकार आपकी सुरक्षा हेतु सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा अधिकार के प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रख आपके हित में उचित फैसला लेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में नई दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानों की संख्या घटा दी है। पश्चिम बंगाल में अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिनों के लिए हवाई उड़ानें सीमित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कदम कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाया है। दिल्ली और मुंबई में हाल के हफ्तों में संक्रमण के मामलों में काफी तेजी आई है। ट्रैवल एजेंट का मानना है कि इससे हवाई किराए में तीव्र वृद्धि होने के अलावा कई यात्रियों की यात्रा की योजना जोखिम में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से टिकट की कीमत में अचानक तीव्र वृद्धि होगी। दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को वायु प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आसपास बना हुआ है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्व अनुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 361 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। पिछले तकरीबन एक सप्ताह से भी अधिक समय से दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार ही बना हुआ है। सफर इंडिया के मुताबिक अभी अगले 2 दिनों तक इसमें सुधार होने के आसार भी नहीं है। आपको बता दें, मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश के आसार है। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्की कमी देखी जा सकती है, लेकिन ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। इससे पहले रविवार को यानी नए साल के दूसरे ही दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि एनसीआर के शहरों में ये बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार रविवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 404 रहा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अर्निया सेक्टर की भूलेचक पोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले एक घुसपैठिए को मार गिराया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी घुसपैठिया था जिसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। घुसपैठिए को मार गिराने से पहले जवानों ने उसे कई बार चेतावनी भी दी, परंतु जब वो पीछे नहीं हटा तो जवानों ने गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। घुसपैठिए का शव अभी सीमा के नजदीक ही पड़ा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज तड़के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की आवाज सुनकर सीमांत लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। पहले तो लगा कि सीमा पर भारत पाकिस्तान जवानों में गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन ये गोलीबारी कुछ ही समय के लिए थी। बाद में जानकारी मिली कि सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने अर्निया के पोप भूले चक्र सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। धुंध की आड़ में ये पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में AIMIM के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद को लेकर बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अंदर जो धर्म संसद हुआ उसकी AIMIM की ओर से घोर निंदा की जाती है। जिला अध्यक्ष ने मुसलमानों को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ओवैसी बन गए तो देश में एक बार फिर बाबर जैसा शासन होगा। देखिए, जो धर्म संसद हुई है हरिद्वार के अंदर, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं जो मुसलमानों का नरसंहार करने की कोशिश करते हैं, और जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है उनका हम विरोध करते हैं। और जो अगर हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप देखिएगा बाबर जैसा शासन आएगा और संविधान के दायरे में रहकर इन्हें जेलों में डाला जाएगा और हर धर्म के लोगों को, मजलूमों को साथ लेकर इस संविधान की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद से पहले ही धर्म संसद का विरोध होना शुरू हो गया है। जहां धर्म संसद का विरोध करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अलीगढ़ में प्रस्तावित धर्म संसद के आयोजन को लेकर छात्र कैंपस की सड़कों पर उतर गए। छात्रों ने हाथों में बैनर लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ छात्रों ने हरिद्वार की धर्म संसद में हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है।
तो वहीं एएएमयू छात्रों ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी समेत सभी बीजेपी की सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। छात्रों ने कहा कि मुसलमानों को अपना वोट बैंक ना समझें। इनको विपक्षी होने का मतलब मुसलमानों को ये कुछ समझते ही नहीं है। इनको सिर्फ वोट की ज़रूरत है। जैसे यूपी इलेक्शन है, अभी तक पूरे इलेक्शन में मुसलमानों के मुद्दों को जो शोकार्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने अब तक मुसलमानों के मुद्दों को कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ उनको वोट की ज़रूरत है और इसी तरीके से वो चाह रहे कि मुसलमानों का वोट आसानी से मिल जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो एसपी हो, तमाम जो शोकार्ड सेकुलर पार्टियां अगर ये इसी तरीके से चुप और खामोश रहीं तो आने वाला इंतखाब ये बता देगा, आने वाला इलेक्शन ये बता देगा कि जमहूरियत होती क्या है और शोकार्ड सेकुलर पार्टियां होती क्या है। एक ज्ञापन दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित कि जो धर्म संसद हुआ है उस पर, और जो अलीगढ़ में कोई प्रस्तावित है उसको कोई अनुमति न दी जाए। तो ज्ञापन संबोधित है जिसको उसको यथाशीघ्र नियमानुसार कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। अब इस पर उच्चाधिकारी से बात की जाएगी। बाकी जो संबोधित ज्ञापन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को संबोधित है, तो ये वहाँ भेज दिया जाएगा आवश्यक कार्रवाई के लिए। अयोध्या हाईवे स्थित एक रिसोर्ट में समाजवादी पार्टी का साथी समागम संपन्न हुआ। साथ ही समापन में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने भाग लिया। इस दौरान अयोध्या विधानसभा से सीएम योगी के चुनाव लड़ने पर कहा गया कि समाज का एक एक बच्चा उनसे नाराज है। जहां से भी चुनाव लड़ेंगे हारेंगे, और यही नहीं, उसके आसपास की सभी सीटों पर भी बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि योगी जी का जो कुशासन है उसका जवाब जनता स्वयं देगी और उनको चुनाव में हराकर उसका जवाब देगी। हैकरों ने रविवार की रात कई भारतीयों के ट्विटर अकाउंट पर हमला बोला। इसमें सबसे बड़ा नाम ICWA का है। हैकरों ने इस ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर एलन मस्क कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ICWA का अकाउंट रिकवर कर लिया गया है। पासवर्ड से छेड़छाड़ या किसी लिंक को गलत इरादे से क्लिक करना अकाउंट हैक होने की वजह से हो सकता है। बता दें कि इस अकाउंट को हैक करने के बाद हैकरों ने IMA और मानदेसी महिला बैंक का भी ट्विटर हैंडल हैक कर दिया। हैकरों ने जो 3 अकाउंट्स हैक किए थे उन पर क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट किए गए थे। हैकिंग के तुरंत बाद IMA के अकाउंट ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर को डिफॉल्ट में बदल दिया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।